हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वाईफाई स्टडी चेंजिंग द वे ऑफ लर्निंग। स्वागत है आप सभी का इंडिया के नंबर 1 स्टडी चैनल वाईफाई स्टडी में। तो कैसे हैं आप लोग सभी? आई होप सभी बहुत अच्छे होंगे, शानदार होंगे, जानदार होंगे और आप लोग की प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी। आप लोग सभी जानते हैं आप लोग की प्रिपरेशन को चार चांद लगाने के लिए आप लोग के लिए स्पेशल सीरीज स्टार्ट करिए, क्योंकि ग्रुप डी में दोस्तों पूरे 25 नंबर की साइंस है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोग क्वेश्चंस के माध्यम से पूरा कवर करने वाला है। एक क्लास कल अपनी हो चुकी है, ये क्लास है अपनी सेकंड नंबर की, ठीक है। सभी जुट जाइए। अ वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास। चलिए तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। और आपको मैं बता दूं, जब भी आप लोगों का एनटीपीसी का पेपर हो तो इस नंबर पे आप लोग अपने क्वेश्चंस व्हाट्सएप करना ना भूले, है ना। और आप लोग ये भी जानते हो रोज मेरी दोपहर 1 बजे अनअकैडमी पर भी क्लास होती है, बिल्कुल फ्री क्लास होती है साइंस की। आप लोग इसको जरूर अटेंड करो, आप लोग को खुद पता पड़ जाएगा कितना मजा आता है। रोज 6 से 7 हजार बच्चे इसको लाइव देखते हैं। और इसमें दोस्तों आप लोग का टेस्ट का ऑप्शन भी होता है। आप लोगों को मैं रैंक बताऊंगा लास्ट में कि उस 1 घंटे की क्लास में आपने कितने क्वेश्चंस के सही जवाब दिए, है ना। तो इन क्लासेज के लिए क्या करना है, अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करें दोस्तों, वहां पर सर्च करें मेरा नाम नीरज जांगेड़, मुझे फॉलो करें। यहाँ पर स्पेशल क्लासेज में आप लोग को मिल जाएगा, है ना। आप लोग गोल सेलेक्ट कर लेना, एसएससी एग्जाम इसके स्पेशल क्लासेज के सेक्शन में आप लोग को मिल जाएगा। और दोस्तों आप लोगों से कोड पूछा जाता है, ध्यान रखेंगे। अगर आप लोग एक नए यूजर हो तो आपसे कोड पूछा जाता है, तो कोड में डाल दीजिए आप लोग नीरज11 डाल के अनलॉक कर दीजिए। यहाँ पर आ जाएगा ऑसम यू हैव अनलॉक्ड योर फ्री प्लान। ओके चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं लाइव टेस्ट नंबर 2। चलिए तो पहला क्वेश्चन आप लोगों के स्क्रीन पे आ रहा है, आंसर आप लोग बताएंगे। एनटीपीसी 2016 का क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किस पक्षी का अंडा सबसे छोटा होता है? गुड मॉर्निंग दोस्तों, सभी को आ जाइए, कनेक्ट हो जाइए, जल्दी जल्दी आंसर दीजिए। तो अगर बात करें किस पक्षी का अंडा सबसे छोटा होता है, तो राइट आंसर आप लोगों का हो जाएगा दोस्तों हमिंग बर्ड, ठीक है। हमिंग बर्ड। और हमिंग बर्ड के बारे में मैं आप लोगों को एक चीज और बताता हूं कि दोस्तों ये जो हमिंग बर्ड पक्षी है ये क्या करता है दोस्तों, ये पीछे की ओर उड़ता है। किसकी ओर? पीछे की ओर उड़ता है। अभी आप लोगों से एनटीपीसी 2019 मतलब इस बार के एनटीपीसी में आप लोगों से क्वेश्चन पूछा गया है कि ऐसा कौन सा पक्षी है जो पीछे की ओर उड़ता है। उसका भी राइट आंसर आपका हमिंग बर्ड हो जाएगा। और दोस्तों अगर इस हमिंग बर्ड के बारे में एक पॉइंट और आप लोग ध्यान रखिए दोस्तों, इसकी जो चोंच होती है ना, चोंच, इसकी चोंच जो होती है वो इसके शरीर से भी बड़ी होती है। इसके शरीर से भी बड़ी होती है, इसके शरीर से भी बड़ी होती है। तो ये 2 पॉइंट आप लोग ध्यान रखेंगे। चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के स्क्रीन पे आंसर आप लोग बताएंगे। क्वेश्चन में पूछा गया है कि एक कार 5 सेकंड में 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के समान त्वरण से चलकर 5 मीटर पर सेकंड से 10 मीटर पर सेकंड की गति तक पहुंच जाती है। आप लोगों से पूछा गया है इस समय में कार द्वारा तय की गई दूरी बताओ। अब ये तो भैया न्यूमेरिकल आ गया, हमको तो सॉल्व ही करना नहीं आता। क्यों नहीं आता? सब आप लोगों को करना आता है। आइए समझते हैं। देखिए आप लोगों को क्या बोला जा रहा है कि एक कार है। लो भैया मैंने ये यहां पर एक कार बना दी है, ध्यान से आप लोग समझना, ठीक है। कुछ भी नहीं करना। आप लोगों को दोस्तों त्वरण दिया हुआ है, एक्सेलरेशन दिया हुआ है। दोस्तों एक्सेलरेशन कितना दिया हुआ है? ये दिया हुआ है आप लोगों को 1। और एक्सेलरेशन की जो यूनिट होती है ना, जैसे आप लोग के द्रव्यमान की किलोग्राम होती है, लंबाई की मीटर होती है, वैसे एक्सेलरेशन की होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, या फिर आप लोग मीटर सेकंड की पावर -2 लिख सकते हो। बात एक ही है ना। आप लोगों को बोला जा रहा है कि इसकी स्पीड कितने से कितनी हो गई? 5 मीटर पर सेकंड से 10 मीटर पर सेकंड हो गई। यानी इसका प्रारंभिक वेग कितना था? प्रारंभिक वेग, इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी? प्रारंभिक वेग को हम लोग डिनोट करते हैं दोस्तों यू से। ये थी आप लोगों की 5 मीटर पर सेकंड। और फाइनल यानी अंतिम वेग कितना हो गया? अंतिम वेग, फाइनल वेलोसिटी, जिसको हम लोग वी से रिप्रेजेंट करते हैं, ये आपका हो गया 10 मीटर पर सेकंड। तो आप लोगों को इस समय में कार द्वारा तय की गई दूरी बताना है। तो सिंपल सा एक फॉर्मूला याद रखो, क्या होता है? S बराबर ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। एक इक्वेशन होती है गति की, गति का एक समीकरण होता है।
तो आप लोग मुझे बताएंगे कि यहां पर क्या आपके पास में सारा डाटा अवेलेबल है क्या आपको U दे रखा है? बिल्कुल दे रखा है। आपको T दे रखा है क्या? हाँ, मतलब आप लोगों को मतलब 5 सेकंड का अंतराल दे रखा है ना। 5 सेकंड में कितना दूरी तय करा यही तो आपको निकालना। तो T भी आपको दिया हुआ है, A भी दिया हुआ है, T भी दिया हुआ है। तो जब सारी वैल्यू आप लोग पुट कर देंगे तो ये मान आपके पास में आ जाएगा। तो U का मान है 5। कितने समय के अंतराल में आपको बताना है कितनी दूरी तय करी? 5 सेकंड के अंदर, प्लस 1/2। त्वरण कितना है आप लोगों का? 1 है। T कितना दिया हुआ है आप लोगों का? 5 दिया हुआ है। 5 का स्क्वायर 25। तो ये कितना हो जाएगा? 5 × 5 25 ये हो जाएगा, और 25/2 ये 12.5 ये हो जाएगा। तो 37.5 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए आगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे आंसर आप लोग बताएंगे। निम्न इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किस तत्व को सूचित करता है? ये आप लोगों को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिया हुआ है। 1s2 2s2 2p6 3s1। अब आप लोग इसको देखते ही घबरा जाएंगे। 1s2 2s2 2p6 क्या है? दोस्तों अभी आप लोग s और p का चक्कर छोड़िए। जैसे मैं आप लोगों को बताता हूं, ध्यान से देखेंगे। ये आप लोग का मान लीजिए न्यूक्लियस हो गया, ये पहली कक्षा हो गई, ये दूसरी कक्षा हो गई, ये तीसरी कक्षा हो गई। तो दोस्तों इनको हम लोग क्या बोलते हैं? शेल बोलते हैं। शेल, और हिंदी में हम लोग इनको बोलते हैं कोश। इतनी सी बात समझ में आ गई। अब आप लोग ध्यान रखिए, जो आपके शेल होते हैं कोश, इसके अंदर दोस्तों सब शेल भी होते हैं, उपकोश भी होते हैं। तो अभी आप लोगों को उसके बारे में नहीं जाना। इसको हम लोग क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, देखो आइए देखिए। 1s2 2s2 2p6 3s1 कुछ समझ में नहीं आ रहा ना? आइए देखते हैं। तो दोस्तों 1 है, तो आप मुझे बताइए पहली वाली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन है। पहली वाली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन है। दोस्तों दूसरी वाली कक्षा में कुल इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 2 इधर है, 6 इधर है। दूसरी वाली कक्षा में कुल इलेक्ट्रॉन कितने हैं दोस्तों? 8 है। और तीसरी वाली कक्षा में कुल इलेक्ट्रॉन कितने हैं दोस्तों? 1 है। यानी इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कुछ इस प्रकार का है ना। पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन है, भैया पहली कक्षा में कुल इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 2। दूसरी कक्षा में कुल इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 6 + 2 8। और तीसरी कक्षा में कुल इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 1। तो 2, 8, 1। आप लोग मुझे बताएंगे कुल इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी? 8 और 1 9 और 2 11। तो कुल इलेक्ट्रॉन की संख्या आपके पास में आ गई 11। दोस्तों ध्यान रखिए, इलेक्ट्रॉन जितने होते हैं प्रोटॉन भी उतने ही होते हैं। यानी मैं आप लोगों से पूछूं प्रोटॉन की संख्या कितनी हो गई? 11 हो गई। और प्रोटॉन की संख्या आपको क्या बताता है? एटॉमिक नंबर बताता है, परमाणु क्रमांक। यानी इसमें प्रोटॉन की संख्या 11 है तो इसका परमाणु क्रमांक भी 11 होगा। तो इनमें से कौन सा आप लोगों का तत्व ऐसा है जिसका परमाणु क्रमांक 11 होता है? वो होता है आपका सोडियम का। एल्यूमिनियम का तो 13 होता है दोस्तों, सल्फर का 16 होता है। समझ पा रहे हो आपको? हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, सोडियम। सोडियम आता है आपके 11वें नंबर पे। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है दोस्तों, मैं चाहूं तो आपको बहुत सिंपल क्वेश्चन भी करवा सकता हूं, लेकिन आप लोगों को पता है ग्रुप डी में बहुत अच्छे क्वेश्चन आते हैं, तो हम लोग एक एक क्वेश्चन को बड़े आसानी से समझ लेंगे, टेंशन मत लो। आंसर आप लोग बताएंगे निम्नलिखित में से सबसे भारी धातु कौन सी है? हैवीएस्ट मेटल के बारे में आपको बताना है। दोस्तों कई बार क्वेश्चन को घुमा के भी पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन सी धातु ऐसा है जिसका घनत्व सबसे ज्यादा है, जिसकी डेंसिटी सबसे ज्यादा है। तो आप लोगों से चाहे ये पूछ ले किसकी डेंसिटी सबसे ज्यादा है, या फिर ये पूछ ले सबसे भारी धातु कौन सी है, अब इसका मतलब क्या है दोस्तों? एक ही है। तो अगर बात करें दोस्तों सबसे हल्की धातु की, अगर लाइटेस्ट मेटल की बात करें, हल्की धातु की बात करें, तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों लिथियम। क्या हो जाएगा? लिथियम। लेकिन अगर आप लोगों से सबसे भारी धातु हैवीएस्ट मेटल की बात करें तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑस्मियम। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोनों याद रखेंगे, सबसे हल्की धातु लिथियम होती है और सबसे भारी धातु आपकी ऑस्मियम होती है। चलिए आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे आंसर आप लोग बताएंगे। मैग्नेटाइट का आप लोगों को केमिकल फॉर्मूला बताना है। अब बात आती है मैग्नेटाइट क्या होता है दोस्तों? ये आप लोग के आयरन का और होता है, आयरन का अयस्क होता है। आप लोग बोलेंगे नहीं समझ में आया, आइए मैं समझाता हूं। जैसे दोस्तों आपके जो आयरन होता है ना, इसके क्या क्या आप लोगों के और होते हैं? मिनरल होते हैं। मिनरल को हम लोग हिंदी में बोलते हैं खनिज। तो जैसे बात करें हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, लिमोनाइट और सिडराइट, ये सारे क्या है दोस्तों? आपके आयरन के मिनरल्स है। दोस्तों मिनरल्स का मतलब क्या होता है? जिनमें आप लोगों का आयरन पाया जाता है। जैसे मैंने आप लोगों को बोला कि जो सिडराइट है,
ये आयरन का मिनरल है, इसका मतलब क्या है, इसमें आपका आयरन पाया जाता है। तो आप लोगों से पूछा जा रहा है मैग्नेटाइट का फॉर्मूला क्या है, तो मैग्नेटाइट जो होता है ये भी आप लोगों का एक आयरन का मिनरल है, इसका फॉर्मूला होता है Fe3O4। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और अगर आप लोगों से पूछे इसमें कितने प्रतिशत आयरन पाया जाता है, तो 72.4% इसमें आयरन पाया जाता है। चले आगे, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे आंसर आप लोग बताएंगे। जीवाश्म ईंधन जलने पर मुक्त होने वाले कार्बन, नाइट्रोजन और सल्फर के जो ऑक्साइड्स होते हैं ना, इनकी प्रकृति क्या होती है आप लोग को बताना है। जैसे आप लोग दोस्तों लकड़ी जलाओगे तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलती नहीं निकलती, तो जैसे मान लो कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही है तो ये कार्बन का ऑक्साइड हुआ या नहीं हुआ, समझ रहे हो बात को। तो आप लोग जब भी फॉसिल फ्यूल को जलाओगे तो किस किस के ऑक्साइड प्रोड्यूस होते हैं, कार्बन के भी, नाइट्रोजन के भी, सल्फर के। तो ये क्या होते हैं, इनकी प्रकृति क्या होती है दोस्तों, ध्यान रखेंगे हमेशा। जो मेटल के ऑक्साइड्स होते हैं ना, मेटल के ऑक्साइड्स यानी जो धातु के ऑक्साइड होते हैं ना, उनकी प्रकृति हमेशा क्या होती है, क्षारीय होती है, वो बेसिक नेचर के होते हैं। और जो आप लोगों के नॉन मेटल होते हैं यानी आप लोग के जो अधातु होते हैं, तो नॉन मेटल के जो ऑक्साइड्स होते हैं इनकी प्रकृति क्या होती है, अम्लीय प्रकृति के होते हैं। ये आप लोगों के एसिडिक नेचर के होते हैं। समझ में आ गया बात को। तो आप लोग ध्यान रखेंगे जो कार्बन है, नाइट्रोजन है, सल्फर है, ये तीनों के तीनों क्या है, नॉन मेटल है, अधातु है। और नॉन मेटल के जो ऑक्साइड्स होते हैं वो किस प्रकृति के होते हैं, अम्लीय प्रकृति के होते हैं। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चले आगे। सर इसका पीडीएफ कहाँ मिलेगा, क्लास के बाद मिल जाएगा, टेंशन मत लो। और मेरा टेलीग्राम ग्रुप है नीरज सर वाईफाई स्टडी ग्रुप, उसमें भी आप लोग का मिल जाएगा, टेंशन आप लोग ना लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों से क्वेश्चन में पूछा गया कि निम्नलिखित में से किससे अधिकांशतः किडनी का स्टोन बनता है। जो किडनी में पथरी हो जाती है वो किसकी बनती है, कौन से कंपाउंड की बनती है, ये आप लोगों से पूछा गया है। तो राइट आंसर बताएंगे जल्दी से, सिंपल सा क्वेश्चन है, ये आपका हो जाएगा कैल्शियम ऑक्सलेट। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। और अगर आप लोगों से इसका फॉर्मूला भी पूछा जाए तो फॉर्मूला भी याद रखेंगे, CaC2O4 इसका क्या हो जाएगा, फॉर्मूला हो जाएगा किसका, कैल्शियम ऑक्सलेट का। क्या होता है ये, जो हमारे किडनी में पथरी बनती है वो इसी कंपाउंड की बनती है, कैल्शियम ऑक्सलेट। चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे, मुक्त रूप से गिरना केवल डैश में संभव है। फ्री फॉल इज पॉसिबल ओनली इन। अब पहले हम लोग समझते हैं फ्री फॉल होता क्या है। जैसे मैंने आप लोगों को बोला कि मैंने किसी ऑब्जेक्ट को ऐसे छोड़ दिया, बिल्कुल ऐसे छोड़ दिया, किसी ऐसा फोर्स से नहीं लगाया, बिल्कुल ऐसे छोड़ दिया, बिल्कुल ऐसे छोड़ दिया, बिल्कुल ऐसे छोड़ दिया, तो क्या मैं इसको फ्री फॉल बोलूंगा क्या, नहीं दोस्तों। फ्री फॉल की डेफिनेशन क्या होती है, जैसे मान लीजिए कोई भी एक m द्रव्यमान की वस्तु है, समझ गए। मान लीजिए केवल ये है ना, ये मान लीजिए पेन है, आप लोग इसको छोड़ोगे तो नीचे की ओर आएगा ना, क्यों, क्योंकि दोस्तों नीचे की ओर एक फोर्स लगता है जिसको हम लोग बोलते हैं mg। क्या बोलते हैं, mg। और ये फोर्स आया कहां से, क्योंकि आप लोग जानते हैं कोई भी दो वस्तु आपस में एक दूसरे को आकर्षित करती है। तो जैसे मान लीजिए जो हमारी अर्थ होगी, तो अर्थ भी तो इसको अपनी ओर अट्रैक्ट कर रही होगी। तो बस इतनी सी चीज आप लोग ध्यान रखेंगे कि कोई भी m द्रव्यमान की वस्तु होती है उस पर नीचे की ओर एक फोर्स लगता है mg। अगर दोस्तों इस mg के अलावा कोई और फोर्स नहीं लग रहा है तो इसको हम लोग बोलेंगे फ्री फॉल। जैसे आप लोग मुझे बताइए, अभी जस्ट मैंने छोड़ दिया तो इस पे mg के अलावा कोई और फोर्स लग रहा है क्या, आप लोग बोलेंगे mg के अलावा कोई और फोर्स लग ही नहीं रहा, लेकिन ये बिल्कुल गलत है दोस्तों। जो एयर है, वायु है, उसका भी तो कुछ फोर्स लग रहा होगा। जैसे मान लीजिए नीचे आ रही है तो एयर क्या करेगी, इस पे प्रतिरोध लगाएगी नहीं लगाएगी। तो आप लोगों पे अगर किसी बॉडी पर mg के अलावा कोई भी फोर्स नहीं लग रहा है तब जाके हम लोग इसको फ्री फॉल बोलेंगे। अब क्या दोस्तों समुद्र में पॉसिबल है क्या, अगर आप लोग समुद्र में छोड़ोगे तो पानी की वजह से भी कोई फोर्स लगेगा, समुद्र में पॉसिबल नहीं है। दोस्तों वायु में, जैसे मैं बोल रहा हूं कि वायु में छोड़ोगे तो दोस्तों कुछ वायु का भी कुछ फोर्स होगा, यहां पर भी पॉसिबल नहीं है। एटमॉस्फेयर वही वाली बात हो गई, वायु। तो कहां पर ये पॉसिबल है दोस्तों, वैक्यूम में। वैक्यूम का मतलब होता है जहां पर कुछ भी नहीं हो, एयर भी नहीं हो, वहां पर दोस्तों आप लोगों का फ्री फॉल पॉसिबल है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब मैं आप लोगों को कुछ बता देता हूं, यहां पर ध्यान से आप लोग देखेंगे, देखो इधर आओ, देखो
जैसे बात करते हैं, दो मैंने कंडीशन ली, एक तो एयर की कंडीशन ली है ना, एक तो मैं वायु में किसी ऑब्जेक्ट को घेरूंगा और एक दोस्तों वैक्यूम में घेरूंगा यानी निर्वात में। निर्वात का मतलब है कोई भी एयर नहीं है। तो देखिए ध्यान से देखेंगे, जब इस ऑब्जेक्ट को छोड़ा देखो कितनी जल्दी नीचे आ गया, इस पत्थर को देखो, ये पत्थर कितनी जल्दी नीचे आ गया, और इसी पत्थर को जब आप लोग एयर में देखोगे तो टाइम लगा रहा है ना। इसका कारण क्या है, यहां पर कोई और फोर्स भी लग रहा है। वो फोर्स कौन सा है दोस्तों, एयर फोर्स लगा रही है इस पे। जबकि इधर देखो, ये जिसको ये देखो, ये यहां पर कितनी जल्दी आ रहा है, इधर आने पर इतना टाइम क्यों लग रहा है, क्योंकि कारण क्या है दोस्तों, ये जो पेज है इस पे क्या लग रहा है, एयर का फोर्स लग रहा है। तो mg के अलावा कोई और फोर्स लगता है तो इसको हम लोग फ्री फॉल नहीं बोलेंगे। फ्री फॉल केवल एक जगह पॉसिबल है, वो कहां पर, जहां पर कुछ भी नहीं हो, और वो कंडीशन कौन सी होती है, आपकी वैक्यूम की, निर्वात की। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चले आगे, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे, जो गुरुत्वीय त्वरण होता है वो किस पर निर्भर करता है, बताएंगे बताएंगे। तो बात करते हैं दोस्तों, जैसे मान लीजिए ये हमारी अर्थ है, इस अर्थ का दोस्तों कोई ना कोई तो रेडियस होगा ही, और इस अर्थ का कोई ना कोई तो द्रव्यमान होगा ही होगा। तो अगर आप लोग दोस्तों मान लीजिए इस जगह गुरुत्वीय त्वरण निकालना चाहते हो, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन निकालना चाहते हो, तो उसका फॉर्मूला होता है कैपिटल G इंटू कैपिटल M अपॉन आर स्क्वायर। ये कैपिटल G क्या होता है, ये होता है सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक, जिसका मान होता है 6.67 इंटू 10 की पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन केजी स्क्वायर। दोस्तों ये M क्या होता है, पृथ्वी का द्रव्यमान, ये R क्या होता है, पृथ्वी की त्रिज्या। जब सारे मान आप लोग इधर रखेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो दोस्तों आप लोग मुझे बताइए, इस वैल्यू में किस किस पे डिपेंड कर रहा है ये, तो क्या अर्थ के मास पे डिपेंड कर रहा है क्या, बिल्कुल अर्थ के मास पे भी डिपेंड कर रहा है। दोस्तों ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कैपिटल G पे डिपेंड कर रहा है क्या, बिल्कुल कर रहा है। पृथ्वी की त्रिज्या पे कर रहा है क्या, बिल्कुल कर रहा है। लेकिन दोस्तों किसी वस्तु के द्रव्यमान पे नहीं कर रहा। जैसे मैं बोलूं कि अगर मैं इसको छोड़ूं तो इसके लिए भी गुरुत्वीय त्वरण 9.8 रहेगा, मैं इसको छोड़ूं इसके लिए भी 9.8 रहेगा, कि वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता। ठीक है, तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे, अच्छा पूछा जा रहा है गुरुत्वीय त्वरण G डैश पर निर्भर करता है, तो अर्थ के मास पर भी करता है, इस पर भी करता है, इस पे करो तो G डैश पर निर्भर नहीं करता है, ये नहीं, डू नॉट करो उसको। ठीक है, किस पे डिपेंड नहीं करता, तो अर्थ के मास पे करता है, अर्थ की रेडियस पे करता है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट पे करता है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा, इस पे नहीं करता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे, डैश इज ऑल्सो कॉल्ड अ कन्वर्जिंग मिरर। इनमें से कौन से मिरर को, दर्पण को आप लोग कन्वर्जिंग मिरर बोलोगे, तो राइट आंसर आप लोगों का हो जाएगा दोस्तों कॉनकेव मिरर, ऑप्शन नंबर बी। क्यों, क्योंकि जो कॉनकेव मिरर होता है, अवतल दर्पण होता है, इसमें जो भी प्रकाश की किरण आती है ये इसको क्या करता है दोस्तों, कन्वर्ज कर देता है। क्या कर देता है, कन्वर्ज कर देता है। ठीक है, जबकि अगर हम लोग बात करें उत्तल दर्पण की, तो इसमें जो भी प्रकाश की किरण आएगी उसको क्या कर देगा दोस्तों, डाइवर्ट कर देता है, फैला देता है। तो आपका कन्वर्जिंग मिरर कौन सा हो जाएगा, कॉनकेव मिरर यानी अवतल दर्पण। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे आंसर बताएंगे कि कोई दो प्रतिरोध है, एक है 10 ओम का और एक है 20 ओम का। ये किस में जुड़े हुए हैं, सीरीज में जुड़े हुए हैं, श्रृंखला में। कितने वोल्ट की बैटरी से जुड़े हुए हैं, 6 वोल्ट की बैटरी से जुड़े हुए हैं। तो आप लोगों से पूछा है कि सर्किट में जो करंट फ्लो होगी, विद्युत धारा, उसका मान क्या होगा। पहले तो देखो इसका डायग्राम बना लो, सारी चीजें अपने आप आपको समझ में आ जाएगी। कितना दे रखा है आप लोगों को, एक तो सर 10 ओम दिया हुआ है, ठीक है, और एक आप लोगों को दिया हुआ है 20 ओम। ये दोनों किस में जुड़े हुए हैं, श्रृंखला में जुड़े हुए हैं, सीरीज में जुड़े हुए हैं। जैसे मान लो ये 10 ओम और इसी के आगे दोस्तों आप लोगों का 20 ओम का प्रतिरोध, दोस्तों सीरीज में हो गया ना, श्रृंखला में। ठीक है, अब ये किससे जुड़े हुए हैं, 6 वोल्ट की बैटरी से जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो इनको लो जोड़ दो आप लोग 6 वोल्ट की बैटरी से। ये 6 वोल्ट की बैटरी से आप लोगों ने जोड़ दिया। क्या आप लोगों को निकालना है, करंट निकालना है। फॉर्मूला ध्यान रखो, V बराबर I इंटू R। अब आपके पास में दोस्तों V भी है, कितना दिया हुआ है, 6 दिया हुआ है। आपको करंट निकालना है, I निकालना है, लेकिन R मैं क्या रखूं,
R में 10 रखूं या R में 20 रखूं। तो जब भी कोई भी आपके दो रेजिस्टेंस होते हैं, इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लो, इनका समतुल्य प्रतिरोध निकाल लो। कहने का मतलब है जो मिलकर दो प्रतिरोधी काम कर रहे हैं, इनकी जगह एक प्रतिरोध लगा दो। तो जब भी सीरीज में होते हैं, जब भी आप लोगों के श्रेणी में होते हैं, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस यानी समतुल्य प्रतिरोध का फॉर्मूला क्या होता है? R1 प्लस R2। तो क्या हो जाएगा? 10 प्लस 20 आपके 30, यानी टोटल रेजिस्टेंस कितना आ गया? 30 ओम का आ गया। तो 6 बराबर I इंटू 30, और आपको I निकालना है, तो ये आपका आ जाएगा 6/30। तो आपका दोस्तों 30 कैंसिल हो गया 6 से कितने बार में? 5 बार में। तो 1/5 आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसका मतलब 0.2 एम्पियर, ऑप्शन नंबर ए। ओके, 0.2 एम्पियर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। आंसर आप लोग बताएंगे। फाउंटेन पेन का आविष्कार किसने किया था? फाउंटेन पेन का आविष्कार किसने किया था? बहुत ज्यादा क्वेश्चंस इस बार के एनटीपीसी में पूछे गए इन्वेंशन पे, है ना। तो इन्वेंशंस के लिए मैंने आपको एक अलग से वीडियो भी करा था, ध्यान रखेंगे, है ना। ट्रिक से मैंने सारे इन्वेंशंस याद करवाए थे। तो फाउंटेन पेन का आविष्कार किसने किया था? तो इसके लिए मैं आपको ट्रिक बताता हूं जिससे कभी भी आप लोग ना भूले। तो पहली बात तो बात करते हैं, फाउंटेन पेन का जो आविष्कार करा था वो किसने करा था? वाटरमैन ने। इसके लिए ट्रिक है कि फाउंटेन से वाटर निकलता है ना, आप लोग को ध्यान रखेगा। ये आपका जो फाउंटेन है इससे वाटर निकल रहा है ना, तो इसलिए आप लोग ध्यान रखेंगे जो फाउंटेन है इसमें कुछ वाटर करके कुछ आएगा। तो फाउंटेन पेन का जो आविष्कार होगा वो किसने किया? वाटरमैन ने करा। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के स्क्रीन पे, आंसर आप लोग बताएंगे। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे बताएंगे। बोर के एटम के मॉडल की अभिधारणा के अनुसार, देखिए दोस्तों, हर साइंटिस्ट ने, बहुत सारे साइंटिस्ट ऐसे थे जिन्होंने एटम के बारे में बताया कि एटम ऐसा होता होगा, एटम इंडिविजिबल होता होगा, एटम में ऐसी कक्षाएं होती होगी। ठीक है, एटम में जो न्यूक्लियस होता है, नाभिक होता है, उसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं, इलेक्ट्रॉन बाहरी कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। तो सबने अपनी अलग अलग अवधारणा बताई। सिमिलरली दोस्तों बोर ने भी अपना एक कॉन्सेप्ट बताया, किसके रिगार्डिंग? एटम के बारे में, परमाणु के बारे में। तो इन्होंने क्या बताया, आइए मैं समझाता हूं आप लोगों को। देखो ध्यान से समझिए, ये आप लोग जो रेड कलर वाला भाग देख रहे हो, ये तो हो जाएगा आपका न्यूक्लियस यानी नाभिक। ये पहली कक्षा हो जाएगी, ये दूसरी कक्षा हो जाएगी। तो दोस्तों इसको मैं नाम दे देता हूं नंबर 1। ये आप लोग की पहली कक्षा हो गई और ये आप लोगों की दूसरी कक्षा हो गई। पहले मैं आप लोगों से पूछना चाह रहा हूं कि आप लोगों को क्या लगता है, पहली कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन घूम रहे होंगे उनकी एनर्जी ज्यादा होगी या दूसरी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन घूम रहे होंगे उसकी एनर्जी ज्यादा होगी? तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जो न्यूक्लियस के जितना पास रहेगा उसकी एनर्जी उतनी ही कम रहेगी। उसकी एनर्जी, उसकी ऊर्जा क्या रहेगी दोस्तों? कम रहेगी। और जो न्यूक्लियस से जितना ज्यादा दूर रहेगा उसकी एनर्जी क्या रहती है? ज्यादा रहती है। तो बोर क्या बताते हैं? बोर ये बताते हैं कि जैसे मान लीजिए पहली कक्षा में कोई इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है दोस्तों? घूम रहा है। क्लियर है क्या? अगर आप इसको एनर्जी दे दोगे तो ये दूसरी वाली कक्षा में आ जाएगा। या फिर आप लोग इसका उल्टा भी समझ सकते हो। मान लीजिए दूसरी कक्षा में कोई इलेक्ट्रॉन आप लोगों का घूम रहा है, अगर इसने एनर्जी रिलीज कर दी, इसने अगर एनर्जी लॉस कर दी तो उसके पास में एनर्जी कम हो जाएगी और ये पहली वाली कक्षा में आ जाएगा। तो बोर के अकॉर्डिंग अगर पहली कक्षा से दूसरी में, दूसरी से तीसरी में, तीसरी से चौथी में अगर आपको किसी इलेक्ट्रॉन को पहुंचाना है तो उसको एनर्जी देनी होगी। और अगर दोस्तों वो एनर्जी रिलीज करता है, लॉस करता है, तो दोस्तों वो न्यूक्लियस की तरफ खिंचा चला आता रहेगा, है ना, न्यूक्लियस की तरफ आ जाएगा। तो देखते हैं, इट गोज टू दी, इट मूव्स इन टू दी नेक्स्ट। ये एक ही कक्षा में रहता है लेकिन तेजी से दोलन करता है। इट एमिट लाइन नहीं। अच्छा, जब एक इलेक्ट्रॉन ऊर्जा के फोटोन को अवशोषित करता है, ऊर्जा के फोटोन का मतलब क्या? ऊर्जा का पैकेट। जब ये एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा तो कहां पर आएगा मुझे बताएंगे? तो मैंने आप लोगों को बोला, देखिए यहां वाली कक्षा में जैसे इसके पास में एनर्जी आई तो देखो दूसरे में चला गया ना, ये देखो वापस एनर्जी आएगी, दूसरे में चला गया। तो जैसे ये एनर्जी एब्जॉर्ब करता है इसके बाह्यतम कक्षा में ये आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा जल्दी से मतलब बताओ? यह भीतरी कक्षा में चल जाता कि नहीं? ये अगले भारी कक्षा में चला जाता। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चले दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे आंसर बताएंगे। एटम का न्यूक्लियस मॉडल यानी परमाणु का नाभिक मॉडल पहली बार किसके द्वारा खोजा गया था?
तो नाभिक मॉडल का मतलब क्या है, किसने बताया था कि एटम में दोस्तों न्यूक्लियस होता है, नाभिक होता है। और कल ही हम लोगों ने डिस्कस किया था, ये बताया था दोस्तों रदरफोर्ड ने। इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट करा था जिसको हम लोग गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट बोलते हैं ना, सोने की चादर पे दोस्तों इन्होंने अल्फा पार्टिकल की स्कैटरिंग करी थी ना। तो उस एक्सपेरिमेंट से इन्होंने निष्कर्ष निकाला था कि एटम का अधिकांश भाग खोखला है और इसका बीच में कुछ पार्ट पाया जाता है जिन्हें इन्होंने क्या नाम दिया, न्यूक्लियस नाम दिया, नाभिक नाम दिया। तो किसने किया था दोस्तों, रदरफोर्ड। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के स्क्रीन पे आंसर बताएंगे। डैश में एक ओर से दूसरी ओर जाने पर तत्वों के संयोजी इलेक्ट्रॉन में वृद्धि होती है। आप लोग दोस्तों पीरियड में लेफ्ट से राइट में जाएंगे या आप लोग ग्रुप में एक जगह से दूसरी जगह पर जाएंगे, तो कहां पर जाने पर संयोजी इलेक्ट्रॉन में वृद्धि होती है। पहले हम लोग समझते हैं दोस्तों संयोजी इलेक्ट्रॉन होते क्या है। बाहरी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, बाह्यतम कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन जो होते हैं उन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। तो हम लोगों को देखना है कहां पर जाने पर ये बढ़ते हैं। तो आइए दोस्तों एक एग्जांपल देखते हैं, सिंपल सी बात। जैसे मैंने आप लोगों को बोला कि ये पहली पीरियड हो गया, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा। एक काम करते हैं, किसी एक पीरियड को पकड़ लेते हैं, ये वाला पीरियड पकड़ ले, एक तो ये वाले पीरियड पे देख लेते हैं हम लोग, और एक इस वाले ग्रुप पे देख लेते हैं, वर्ग पे। तो पहले हम लोग बात करते हैं दोस्तों ग्रुप को चेक करते हैं। कोई ये ले लो, स्टार्टिंग के 3 ले लो, हाइड्रोजन, लिथियम और सोडियम। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है दोस्तों 1, लिथियम का होता है 3, सोडियम का होता है 11। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होने का मतलब है इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है दोस्तों, 1 है। चलिए अगर बात करें दोस्तों एटॉमिक नंबर 3 है, परमाणु क्रमांक 3, इसका मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या 3 है। तो पहली कक्षा में दोस्तों 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, दूसरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन आ सकता है। सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है, इसका मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या 11 है। पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं दोस्तों, 2 आ सकते हैं, दूसरी कक्षा में 8 आ सकते हैं, बचा हुआ 1 अगली कक्षा में चला जाएगा। यार हम लोग देख रहे हैं कि ग्रुप में जैसे जैसे आप लोग ऊपर से नीचे की ओर आ रहे हो, जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या है, संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या है, वो तो चेंज ही नहीं हो रही। दोस्तों सोडियम के बाह्यतम कक्षा में भी 1 इलेक्ट्रॉन है, लिथियम के बाह्यतम कक्षा में भी 1 इलेक्ट्रॉन है, और हाइड्रोजन के बाह्यतम कक्षा में भी 1 इलेक्ट्रॉन है। यानी ग्रुप में एक जगह से दूसरी जगह पर आने पर वैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या में कोई चेंज हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है। चलो दोस्तों अब हम लोग किसी एक पीरियड की बात करते हैं, एक आवर्त की बात करते हैं। तो दोस्तों ये वाला पीरियड मैं ले लेता हूं, ये वाला पीरियड, ठीक है। तो यहां पर आप लोग ले लोगे, एक तो हो जाएगा सोडियम, एक हो जाएगा मैग्नीशियम और एक आपका हो जाएगा एल्यूमिनियम। ये 3 आप लोग एग्जांपल ले लेते हैं। तो सोडियम की बात करें, इसका एटॉमिक नंबर 11, मैग्नीशियम का 12 और एल्यूमिनियम का 13। तो सोडियम का 11 है तो 2,8,1, 2,8,2, 2,8,3। क्या बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या चेंज हो रही है क्या? और बाह्यतम कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है इन्हीं को ही हम लोग बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन यानी संयोजी इलेक्ट्रॉन। सोडियम में कितने हैं, 1 है, मैग्नीशियम में 2 है, एल्यूमिनियम में 3 है। इसका मतलब पीरियड में यानी आवर्त में चलने पर वैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या में परिवर्तन हो रहा है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, कि आप लोगों को अगर एक ओर से दूसरी ओर जाने पर पीरियड में आवर्त में वैलेंस इलेक्ट्रॉन यानी संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या में वृद्धि हो रही ना, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पीरियड। ठीक है, चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आप लोगों को बोला जा रहा है कि जो कॉन्स्टेंट है ये धातु को मिश्र करके बनाया जाता है। इसका मतलब ये आप लोगों का एक मिश्र धातु है, ये आप लोगों का एक मिश्र धातु है, एक अलॉय है। मिश्र धातु का मतलब क्या है, इसमें एक से अधिक धातुएं मिक्स है। तो कौन कौन सी धातु को मिक्स करके आप लोगों का ये कॉन्स्टेंट बनाया गया है, ये आप लोगों को बताना है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा कॉपर और निकल से ये आप लोगों का बनता है। अगर आप लोगों से परसेंटेज पूछे तो दोस्तों इसमें 55% कॉपर होता है और 45% क्या होता है, निकल होता है। चलिए आगे, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के स्क्रीन पे आंसर आप लोग बताएंगे। क्वेश्चन में पूछा गया है कॉर्टी अंग का संबंध डैश से है। ये एक अंग है कॉर्टी अंग, कॉर्टी ऑर्गन, इसको ऑर्गन ऑफ कॉर्टी भी बोलते हैं। तो बताएंगे ये किससे रिलेटेड है। 4 आप लोगों को ऑप्शन दिए मैं, आरआरबी जेई में पूछा हुआ था इस बार 2019 के में। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ये सुनने से रिलेटेड है।
इसका मतलब क्या है, ये आप लोगों के दोस्तों ईयर का पार्ट है, आपके कान का पार्ट है। आइए मैं दिखाता हूं कहां पर पाया जाता है। तो ये आप लोगों का ईयर है दोस्तों। आप लोगों का जो ईयर होता है, कान होता है, इसके 3 पार्ट होते हैं, ध्यान आप लोग रखेंगे। जो ये वाला पार्ट जिस पे आप लोग टच कर पाते हो, जो ये वाला पार्ट है ना, जो मैंने दोस्तों ब्राउन कलर में बताया है, तो ये आप लोगों का कहलाता है आउटर ईयर यानी बाह्यतम कान। इसके बाद में दोस्तों ये आप लोगों को पिंक कलर का दिख रहा होगा, इसको हम लोग बोलते हैं मिडल ईयर यानी मध्य कान। और इसके बाद में आप लोगों को ये ब्लू कलर का दिख रहा होगा, इसको हम लोग बोलते हैं इनर ईयर यानी दोस्तों अंतः कान। लेकिन आप लोगों से जो पूछा गया था कॉर्टी ऑर्गन के बारे में पूछा गया था, आपको तो कहीं पर कॉर्टी ऑर्गन दिख ही नहीं रहा। दोस्तों ध्यान से देखो, ये वाला पार्ट दिख रहा है क्या आप लोगों को? देखो फिर से देखोगे ये वाला, ठीक है। तो ये यहां पर आप लोग ग्रीन कलर का पार्ट देख रहे होंगे, इसी को ही हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों? ऑर्गन ऑफ कॉर्टी बोलते हैं, ठीक है। तो कॉर्टी ऑर्गन आपका किससे रिलेटेड है? आपके कान से रिलेटेड है। और कान आप लोगों का किससे रिलेटेड होगा दोस्तों? सुनने से रिलेटेड होगा। तो राइट आंसर आप लोग का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। समझ गए? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे आंसर आप लोग बताएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है? यह नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया भी बोला जाता है, या नाइट्रोजन स्थिरीकरण भी इसको बोला जा सकता है। कौन सा बैक्टीरिया है जो नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करता है? अब बात आती है नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या होता है। देखिए आप लोगों को पता है प्लांट्स के लिए जो नाइट्रोजन है एक इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट है, एक इंपॉर्टेंट पोषक पदार्थ है। लेकिन जो एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन होती है, प्लांट उनको सीधे एब्जॉर्ब नहीं कर पाते हैं। तो अगर ये नाइट्रोजन के किसी कंपाउंड में बदल जाए, फॉर एग्जांपल अमोनिया में बदल जाए, तो अब प्लांट इनको एब्जॉर्ब कर सकते हैं। तो नाइट्रोजन का उसका किसी कंपाउंड में बदलना ही क्या कहलाता है? नाइट्रोजन फिक्सेशन कहलाता है, यानी नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहलाता है, स्थिरीकरण कहलाता है। तो ये कार्य कौन करता है दोस्तों? ये काम एक बैक्टीरिया करता है, और इस बैक्टीरिया का नाम है राइजोबियम, ऑप्शन नंबर बी। और अगर आप लोगों से पूछा जाए ये बैक्टीरिया कहां पर पाया जाता है, तो ये दाल की पौधों के जड़ों में पाया जाता है। दाल की पौधों के जड़ों में ये पाया जाता है। ये इस बार के एनटीपीसी में भी क्वेश्चन पूछा गया, सेम क्वेश्चन, ठीक है। तो आइए मैं बताता हूं आप लोगों को। जैसे मान लीजिए ये आप लोगों का कोई दाल का पौधा है, ठीक है। तो इसके आप लोग जड़ों में देखोगे ना, तो जड़ों में ये आप लोग के जो लग रहा है ना, इसको हम लोग क्या बोलेंगे दोस्तों? ये होते हैं आपके राइजोबियम, है ना। तो बस आप लोग ध्यान रखेंगे, जो राइजोबियम है वो आप लोग का एक प्रकार का बैक्टीरिया है। कहां पर पाया जाता है दोस्तों? दाल की पौधों के जड़ों में पाया जाता है, और ये नाइट्रोजन फिक्सेशन का कार्य करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के स्क्रीन पे बताएंगे। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, निम्नलिखित में से किस समूह में बैक्टीरिया जैसे प्रोकैरियोटिक कोशिका तंत्र वाले एक कोशिकीय के जीव समाविष्ट है? जैसे देखिए आप लोगों को पता है हमारे पास में बहुत सारे एलिमेंट्स थे केमिस्ट्री में। हम लोगों ने इनको क्लासिफाई किया ना, किन्हीं को पहले ग्रुप में रखा, किसी को दूसरे ग्रुप में रखा, किसी को तीसरे में रखा, किसी को 18वें ग्रुप में रखा। क्यों? क्योंकि इन सभी की प्रॉपर्टी अलग अलग थी। तो दोस्तों हमारे जो धरती होती है इसमें लाखों करोड़ों प्रकार के जीव पाए जाते हैं, इनको भी हम लोगों को क्लासिफाई करना जरूरी था। तो इनको हम लोग 5 किंगडम में यानी 5 जगत में क्लासिफाई करते हैं, मोनेरा, प्रोटेस्टिया, प्लांटिया, है ना, फंगस, समझ रहे हो। तो उसमें से बोला जा रहा है कि कौन सा ग्रुप ऐसा है जिसमें हम लोग बैक्टीरिया जैसे जीवों को रखा जाता है। अब बैक्टीरिया क्या है दोस्तों? बैक्टीरिया आप लोगों का एक प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है। प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म का मतलब क्या है? कि जिनमें प्रोकैरियोटिक सेल पाई जाती है। अब आप लोग बोलेंगे प्रोकैरियोटिक सेल का मतलब क्या है दोस्तों? ऐसी कोशिका जिसमें न्यूक्लियस केंद्रक वेल डेवलप नहीं होता, अच्छे से विकसित नहीं होता, इस प्रकार की कोशिका को हम लोग बोलते हैं प्रोकैरियोटिक। समझ में आ गया? तो जितने भी आप लोगों के प्रोकैरियोटिक सेल वाले जीव है ना, जैसे आप लोगों का बैक्टीरिया हो गया, और ध्यान रखेंगे जो एक कोशिकीय भी है, यूनिसेल्युलर भी है। यूनिसेल्युलर का मतलब है ऐसा जीव जो केवल और केवल एक सेल से मिलकर बना है। जैसे ह्यूमन बॉडी तो बहुत सारी सेल से मिलकर बनी है, ऐसा जीव जो केवल एक सेल से मिलकर बना है, और जिनमें कौन सी सेल पाई जाती है? प्रोकैरियोटिक। तो इनको हम लोग रखते हैं दोस्तों मोनेरा में। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं आगे नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के स्क्रीन पे, निम्नलिखित तत्वों में से किसमें कुल 3 कोश है? 3 शेल बोल सकते हो, 3 कक्षा बोल सकते हो, और बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन है।
तो देखो यहां से आप लोगों को एक पॉइंट समझ में आना चाहिए, बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन है। हर कोई एलिमेंट चाहता है उसके सबसे बाह्यतम वाली जो कक्षा हो उसमें 8 इलेक्ट्रॉन हो। ऐसा क्यों चाहता है? क्योंकि अगर किसी के बाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो वो क्या कर लेता है दोस्तों, वो स्टेबल हो जाता है, वो स्थायित्व प्राप्त कर लेता है। तो इसका मतलब दोस्तों जिसके बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन है वो स्टेबल है और वो किसी से रिएक्ट नहीं करेगा। ऐसी गैसों को हम लोग बोलते हैं अक्रिय गैस यानी इनर्ट गैस। तो इनमें से इनर्ट गैस आप लोगों को पहचानना है। इनर्ट गैस कौन कौन सी होती है? हीलियम होती है, नियॉन होती है, आर्गन होती है, क्रिप्टॉन होती है, जिनॉन होती है, रेडॉन होती है। तो देखो मेरे को तो एक ही आप लोग की इनर्ट गैस दिख रही है, ऑप्शन नंबर डी। लेकिन दोस्तों मजा तब आता जब यहां पर आप लोगों को और भी ज्यादा इनर्ट गैस दी होती है। तब आप लोग कैसे पहचानते कि जो ऑर्गन है ये आपका, इसमें टोटल कोश 3 है। तो इसके 2-3 तरीके हैं पहचानने के। पहला तरीका क्या है? जैसे जो आर्गन है इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है दोस्तों? 18 होता है। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन। तो आर्गन का जो एटॉमिक नंबर होता है, परमाणु क्रमांक, वो होता है 18। परमाणु क्रमांक 18 होने का मतलब है इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है? 18 है। पहली कक्षा में इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं दोस्तों? अधिकतम 2 आ सकते हैं। दूसरे में दोस्तों 8 आ सकते हैं। बच्चे कितने? 8, वो अगली कक्षा में चले जाएंगे। तो क्या इसके बाह्यतम कक्षा में दोस्तों 8 इलेक्ट्रॉन हो गए क्या? बिल्कुल हो गए। और इसमें शेल कितने हुए? कोश भी 3 हो गए। पहले कोश में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8, तीसरे में 8। तो ये इशारा कर रहा है कि हाँ भैया हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? आर्गन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए आगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के स्क्रीन पे आंसर आप लोग बताएंगे। ग्रुप डी 2018 क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन में आप लोगों से पूछा जा रहा है कि दोस्तों 3 सॉल्यूशन आप लोगों को दिए हुए हैं। एक एक्स नाम है, एक वाई नाम है और एक जेड नाम है। और इन तीनों के पीएच आप लोगों को दिया हुआ है। एक का 2 है, एक का 11 है और एक का 7 है। तो आप लोगों को इनके हाइड्रोजन आयन सांद्रता यानी हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन के आधार पर डिसाइडिंग ऑर्डर पे यानी दोस्तों घटते हुए क्रम में सजाना है। क्वेश्चन समझ में नहीं आया? आपको मैं हिंट दे देता हूं कि किसमें हाइड्रोजन आयन का अमाउंट ज्यादा है उसको पहले रखेंगे, जिसमें हाइड्रोजन आयन का अमाउंट कम है उसको इसके बाद में रखेंगे, जिसमें बिल्कुल ही कम है उसको सबसे लास्ट में रखेंगे। बताओ बताओ। आंसर बताएंगे क्या इसका आंसर होना चाहिए? तो देखिए आइए इसके हम लोग सॉल्यूशन समझते हैं। देखो ध्यान रखेंगे, आप लोग ये तो जानते हो पीएच वैल्यू क्या होती है। जिसकी पीएच वैल्यू 7 होती है वो क्या होता है दोस्तों? उदासीन होता है। जिसका पीएच मान 7 से 14 की ओर बढ़ता है वो कौन सा होता जाता है? उसकी प्रकृति क्षारीय प्रकृति का होता जाता है। और जिसकी पीएच 7 से 0 की ओर आती है वो अम्लीय प्रकृति का होता जाता है। क्या ये बात बिल्कुल सही है? क्या तीनों बात बिल्कुल सही है? क्या बताएंगे? तीनों बात बिल्कुल सही है। अब ध्यान से आप लोग देखेंगे। देखो आप लोग जानते हो कोई जितना ज्यादा अम्लीय होगा, जिसकी पीएच वैल्यू दोस्तों जितनी कम होगी क्या वो उतना ही ज्यादा अम्लीय होगा? क्या उतना ही ज्यादा एसिडिक होगा? क्या ये बात भी बिल्कुल सही है। और आप लोग जानते हो अम्लीय क्या होते हैं? अम्ल क्या होते हैं? ऐसे पदार्थ जो जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन का त्याग करें, यानी जिनमें हाइड्रोजन आयन का अमाउंट बहुत ज्यादा होगा वो क्या होंगे दोस्तों? वो उतने ही ज्यादा अम्लीय होंगे। और जितने ज्यादा अम्लीय होंगे दोस्तों उनकी पीएच वैल्यू उतनी ही कम होगी। यानी जिसकी पीएच वैल्यू सबसे कम है, सबसे कम किसकी है दोस्तों? इस एक्स वाले की है, यानी ये सबसे ज्यादा अम्लीय है। इसमें हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन सबसे ज्यादा है। तो एक्स सबसे पहले आएगा दोस्तों, एक्स सबसे पहले आएगा। इसके बाद में पीएच किसकी है दोस्तों? ये 7। पीएच किसकी है दोस्तों? 7 है ना। तो आप लोग का जेड, तो इसमें हाइड्रोजन आयन का जो कंसंट्रेशन होगा, सांद्रण होगा, अमाउंट होगा, वो क्या होगा दोस्तों? एक्स से कम होगा। तो एक्स के बाद में आपका आएगा जेड और उसके बाद में दोस्तों 11। ठीक है, इसमें तो बिल्कुल ही आपका हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन बहुत कम होगा। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। क्योंकि आप लोगों को बताना है कि देखिए सिंपल सी बात समझिए, आप लोगों को यह दिखाना था कि हाइड्रोजन आयन सांद्रता के अवरोही क्रम में सजाना है डिसेंडिंग ऑर्डर में। ठीक है,
डिसेंडिंग का मतलब क्या है दोस्तों, किस में हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन ज्यादा है, फिर किस में कम है, किस में कम है दोस्तों, जो जितना ज्यादा एसिडिक होता है उसमें हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन उतना ही ज्यादा होता है। तो पीएच वैल्यू दोस्तों जिसकी सबसे कम होगी पहले वो ढूंढो, क्योंकि पीएच वैल्यू जिसकी कम होगी वो उतना ही ज्यादा अम्लीय होता है और उसमें हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन उतना ही ज्यादा होता है। तो सबसे कम पीएच में को दोस्तों इसकी दिखी, कौन है ये आपका एक्स है, तो इसमें हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन सबसे ज्यादा होगा। समझ गए, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के स्क्रीन पे, ये इस बार के एनटीपीसी में भी पूछा गया है, ये इस बार के एनटीपीसी में भी पूछा गया है, नींबू के रस का पीएच कितना होगा। तो नींबू के रस का पीएच दोस्तों ध्यान रखेंगे 2.3 के लगभग होता है। तो राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के स्क्रीन पे आप लोगों से पूछा गया है, इनमें से कौन सा रक्त के जमने के लिए आवश्यक खनिज है। अब आप लोगों से यह नहीं पूछा कि कौन सा विटामिन है जो रक्त के जमने में सहायता प्रदान करता है। तो अगर ऐसा क्वेश्चन होता तो दोस्तों राइट आंसर आपका विटामिन के आता, लेकिन आप लोगों से विटामिन के बारे में नहीं पूछा, आप लोगों से मिनरल पूछा है कि इनमें से कौन सा खनिज ऐसा है जो ब्लड की क्लॉटिंग में हेल्प करता है। आंसर आप लोग बताएंगे, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कैल्शियम। कौन करता है दोस्तों, कैल्शियम करता है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे, क्वेश्चन में आप लोगों से पूछा गया है फाइटोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है। जो फाइटोलॉजी होती है इसमें किसका अध्ययन किया जाता है। तो बहुत जने सोचेंगे कि आंसर यार बी तो नहीं हो सकता, प्लांट तो नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, ये तो आप लोगों का बॉटनी होता है। लेकिन मैं आपको बताऊं दोस्तों, पौधों का जो अध्ययन होता है ना, इसको हम लोग फाइटोलॉजी भी बोलते हैं। तो फाइटोलॉजी आप लोगों का क्या हो जाएगा, स्टडी ऑफ प्लांट्स यानी पौधों का अध्ययन, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर। अच्छा मुझे बताएंगे एक चीज, अभी एनटीपीसी में पूछा गया था माइकोलॉजी क्या होता है, ये भी आप लोग बताएंगे। एक तो माइकोलॉजी और एक आपका होता है फाइकोलॉजी, दोनों के बारे में बताएंगे। माइकोलॉजी क्या होता है और फाइकोलॉजी क्या होता है। तो माइकोलॉजी की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, याद रखेंगे ट्रिक से एफएम, है ना, आप लोगों ने बहुत एफएम सुना होगा। तो माइकोलॉजी किससे रिलेटेड हो जाएगा दोस्तों, फंगस से, यानी स्टडी ऑफ फंगस, यानी कवक का अध्ययन ही क्या कहलाता है आप लोगों का, कवक का अध्ययन ही क्या कहलाता है, ये आप लोगों को कहलाता है माइकोलॉजी। और अगर बात करें फाइकोलॉजी क्या होगा, तो दोस्तों जो एल्गी होते हैं, शैवाल होते हैं, शैवाल का अध्ययन क्या कहलाता है आप लोगों का, ये कहलाता है फाइकोलॉजी। तो दोनों आप लोग ध्यान रखेंगे, बहुत ज्यादा आप लोगों से पूछा जाता है। चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया, डैश इज अ कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। ये क्वेश्चन भी इस बार के एनटीपीसी में भी पूछा गया है कि इनमें से कौन सा एक कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू है, एक जटिल स्थायी उत्तक है। तो चलिए समझते हैं। सबसे पहले तो उत्तक क्या होता है। देखिए दोस्तों, सेल्स के समूह को, कोशिका के समूह को ही हम लोग क्या बोलते हैं, उत्तक बोलते हैं। अब प्लांट में दो प्रकार के टिश्यू पाए जाते हैं। ध्यान से आप लोग सुनेंगे, जो प्लांट होते हैं, पौधे होते हैं, इनमें दो प्रकार के टिश्यू पाए जाते हैं। प्लांट में, पौधों में दो प्रकार के टिश्यू पाए जाते हैं। एक तो होता है दोस्तों आप लोगों का क्या, एक तो होता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं विभोज्योतक उत्तक। क्या बोला जाता है, विभोज्योतक उत्तक। और एक आप लोगों का होता है क्या, परमानेंट टिश्यू, यानी दोस्तों स्थायी उत्तक। तो दो प्रकार के टिश्यू होते हैं, पहली बात तो ये समझना है, ठीक है दोस्तों। जो परमानेंट टिश्यू होते हैं ये भी दो प्रकार के होते हैं। जो परमानेंट टिश्यू होते हैं ये भी आप लोग के दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है आप लोगों का सिंपल परमानेंट, यानी सरल स्थायी उत्तक, सरल स्थायी उत्तक। और एक आप लोगों का होता है दोस्तों कॉम्प्लेक्स परमानेंट, कॉम्प्लेक्स बोले तो जटिल स्थायी उत्तक। समझ में आ गया। सिंपल सी बात समझेंगे, जो प्लांट होते हैं इसमें जो टिश्यू होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक होता है मेरिस्टेमेटिक, जिसको हिंदी में बोलते हैं विभोज्योतक उत्तक, और एक आपका होता है परमानेंट यानी स्थायी उत्तक। दोस्तों जो परमानेंट टिश्यू होते हैं ये भी दो प्रकार के होते हैं। एक होता है सिंपल यानी दोस्तों सरल, एक होता है आपका कॉम्प्लेक्स यानी जटिल। अगर आपके बात बताऊं, सिंपल परमानेंट टिश्यू जो होते हैं इसके कौन कौन से एग्जांपल होते हैं। तो अगर बात करें दोस्तों, सिंपल परमानेंट टिश्यू जो होते हैं यानी सरल स्थायी उत्तक होते हैं, ये आपके तीन इसके एग्जांपल है, पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेन्काइमा।
जबकि जो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू है, कहने का मतलब है जटिल स्थायी ऊतक है, वो आप लोगों के क्या है, इसके दो एग्जांपल है, एक हो जाएगा जाइलम, एक हो जाएगा फ्लोएम। तो आप लोगों को इसमें से दोस्तों कॉम्प्लेक्स को सेलेक्ट करना था, जटिल को। जटिल कौन से होते हैं, दो होते हैं, जाइलम और फ्लोएम। तो ये आपका हो जाएगा दोस्तों राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। बाकी के जो ये तीन होते हैं, ये किस प्रकार के होते हैं, सरल होते हैं, सिंपल होते हैं, ध्यान रखेंगे। और ये आपके जाइलम और फ्लोएम कॉम्प्लेक्स होते हैं, ठीक है। चलिए आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे आंसर बताएंगे। उस विकल्प को चुनिए जो अनुक्रम का सही आरोही क्रम बताता है, असेंडिंग ऑर्डर। अब देखो बात को समझो, क्या क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। आप लोगों को पता है किसी भी व्यक्ति का जब आप लोग एड्रेस बताते हो तो क्या क्या जरूरी होता है। सबसे पहले ये जरूरी होता है कि दोस्तों वो कौन से देश से है, उसके बाद में कौन से राज्य से है, उसके बाद में कौन से शहर से है, उसके बाद में कौन सी कॉलोनी से है, उसके बाद में दोस्तों कौन सी गली में है, उसके बाद में कौन से घर में है, और उसके बाद में भी कौन से कमरे में है वो। क्या ये सब चीज़ आप लोगों को बताने की जरूरत होगी क्या? बिल्कुल जरूरत होगी। और आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, सेम ये सभी चीज़ें जीवों पर भी अप्लाई होती है। जैसे मैं भी आप लोगों से पूछूं तो हमारे लिए क्या क्या चीज़ आती है कि भाई तेरा किंगडम क्या है, इसके बाद में किंगडम बता दिया तो किंगडम को आप लोग समझिए कि भाई तू कौन से देश से है। इसके बाद में कोई व्यक्ति पूछता है तू कौन से राज्य से है, यानी किंगडम के बाद में दोस्तों पूछा जाता है उसका फाइलम। फाइलम को हम लोग बोलते हैं, किंगडम को हम लोग बोलते हैं जगत, किंगडम को हम लोग बोलते हैं जगत, और फाइलम को हम लोग बोलते हैं दोस्तों संघ। फिर फाइलम के बाद में पूछा जाता है कि भाई तू कौन से क्लास से है, फिर उसके बाद में कौन से ऑर्डर है तेरा, तेरी फैमिली क्या है, तेरा जीनस क्या है, तेरी स्पीसीज क्या है। तो आप लोगों को दोस्तों असेंडिंग ऑर्डर पे तो सबसे जो लो लेवल होता है दोस्तों वो स्पीसीज होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं जाति। क्लियर है क्या? जैसे मैं आप लोगों से पूछूं आप कहां से हो, आप लोग बोलोगे मैं इस एरिया से हूं, जयपुर एरिया से हूं, तो ये बिल्कुल छोटी चीज हो गई। फिर अगर मैं राज्य पूछता तो राजस्थान बताते, देश पूछता तो भारत बताते, ठीक है। तो ध्यान से आप लोग रखेंगे कि सबसे पहले दोस्तों क्या होती है, स्पीसीज होती है, बिल्कुल बेसिक। स्पीसीज के बाद में जीनस, जीनस के बाद में फैमिली, फैमिली के बाद में ऑर्डर, ऑर्डर के बाद में क्लास, क्लास के बाद में फाइलम, फाइलम के बाद में किंगडम। आप लोग ध्यान रखेंगे दोस्तों, क्या हर एक जीव का किंगडम अलग होगा क्या? उसका दोस्तों मैं आप लोगों से पूछूं ऑर्डर अलग होगा क्या? बिल्कुल अलग होगा। लेकिन क्या आप लोग सभी के ये सारी चीजें याद रख सकते हैं क्या? अरे भैया हिंदुस्तान में कितने लोग हैं, इतने करोड़ों लोग हैं, क्या आप लोग सभी के याद रख सकते हो कि इसका प्लॉट नंबर ये है, इसकी गली नंबर ये है, इसका शहर ये है? नहीं याद रख सकते ना। तो सिमिलरली हम भी हर एक जीव की स्पीसीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम, किंगडम ये सब याद नहीं रख सकते। हम लोगों को याद रखना है तो सिर्फ ह्यूमन का रखना है। तो अगर बात करें दोस्तों ह्यूमन की, यानी दोस्तों मानव की, तो ह्यूमन का जो किंगडम होता है कौन से किंगडम को बिलोंग करता है? ये एनिमेलिया, या फिर आप लोग एनिमल किंगडम भी बोल सकते हो, जंतु जगत भी बोल सकते हो। इसके बाद में अगर आप लोगों से पूछे आपका फाइलम क्या है, तो हमारा फाइलम होता है दोस्तों कोरडाटा। क्या होता है? कोरडेटा हमारा क्या होता है? फाइलम होता है। हमारी क्लास के बारे में पूछा जाए तो क्लास होती है हमारी मैमेलिया, या फिर मैमल्स भी बोला जाता है। तो अभी के लिए बस इतना याद रखो दोस्तों, ऑर्डर क्या रहता है, सबसे नीचे आता है स्पीसीज, फिर आता है जीनस, फिर फैमिली, फिर ऑर्डर, फिर क्लास, फिर फाइलम, फिर किंगडम। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चले आगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का पूर्ण पाचन कहां पर होता है, यह आप लोगों को बताना है। तो देखिए आप लोगों को सभी को पता है, जब आप लोग भोजन रखते हो सबसे पहले कहां पर आता है दोस्तों? भोजन यहां पर आता है, माउथ में आता है। क्लियर? तो फिर माउथ से ये भोजन देखो, देख रहे हैं आप लोग, स्टमक में जा रहा है। स्टमक के बाद में दोस्तों ये अंदर वाला पार्ट देख रहे हो, देखो इधर आओ, देखो। तो आप लोग जो भी भोजन रखोगे सबसे पहले माउथ में रखोगे, माउथ से दोस्तों स्टमक में जाएगा, स्टमक के बाद में ये अंदर वाली जो देख रहे हो ना, ये है आपकी छोटी आती है आप। तो जो पूर्ण पाचन होता है आपके भोजन का, चाहे आपके भोजन में कार्बोहाइड्रेट हो, प्रोटीन हो, फैट, जो कंप्लीट डाइजेशन होता है वो कौन से पार्ट में होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, छोटी आंत में होता है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है, रजिस्टिविटी की एसआई यूनिट क्या है, प्रतिरोधकता की एसआई इकाई क्या है? तो प्रतिरोध की नहीं पूछी, अगर प्रतिरोध की पूछता तो आंसर हमारा ओम हो जाता।
आप लोगों से पूछा गया प्रतिरोधकता की, तो आइए समझते हैं प्रतिरोधकता क्या होती है। दोस्तों मान लीजिए ये कोई एक वायर है जिसकी लंबाई क्या है, L है, और इसका ये जो एरिया है, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल है, वो मान लीजिए आप A है। तो इसका जो प्रतिरोध होता है उसका फॉर्मूला होता है रो इंटू एल अपॉन ए। ये रो क्या है, इसी को ही हम लोग बोलते हैं रजिस्टिविटी यानी प्रतिरोधकता। एल क्या हो जाएगी, तार की लंबाई हो जाएगी। ए क्या हो जाएगा दोस्तों, ये क्षेत्रफल हो जाएगा। तो अगर मैं आप लोगों से पूछूं रजिस्टिविटी क्या हो जाएगी, तो आप लोग बोलेंगे आर इंटू ए अपॉन एल। ठीक है, अब आप लोग मुझे इसकी यूनिट बताएंगे, इसके मात्रक। तो रजिस्टेंस को किस में नापते हो, प्रतिरोध को ओम में नापते हो। एरिया का होता है मात्रक मीटर स्क्वायर, लंबाई का होता है मीटर। तो दोस्तों ये ऊपर 1 मीटर इस मीटर से कैंसिल हो गया, तो क्या बचा, ओम इंटू मीटर। तो ये ही क्या हो जाएगा आप लोगों का प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक हो जाएगा, एसआई इकाई हो जाएगी। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे आंसर आप लोग बताएंगे। ई का सिलिकॉन जाना जाता है, ये क्या है, ई का सिलिकॉन क्या है, ये किसको बोलते हैं, सिलिकॉन को बोलते हैं, गैलियम को बोलते हैं, जर्मेनियम को बोलते हैं, एल्यूमिनियम को बोलते हैं, बताएंगे। तो ये ई का सिलिकॉन किसके बोला जाता है, तो दोस्तों ये बोला जाता है जर्मेनियम को। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। जर्मेनियम कहां पर हो जाएगा, ये आपका दोस्तों जो जर्मेनियम है ना, जिसका एटॉमिक नंबर 32 है, इसी को ही किस नाम से जाना जाता है, ए का सिलिकॉन या ए का सिलिकॉन आप लोग बोल देंगे। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए आगे, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के स्क्रीन पे। डैश ने एटम बम का आविष्कार किया था, इनमें से किसने एटम बम का आविष्कार किया था, ये आपको बताना है। एटम बम का आविष्कार किसने किया था, तो इसकी एक ट्रिक याद रखेंगे आप लोग। एटम बम का दोस्तों जो आविष्कार किया था वो रॉबर्ट ओपेनहाइमर ने किया था। तो इसको कैसे आप लोग ध्यान रखेंगे, आपको बोलना है रॉबर्ट का बम ओपन में ही फट गया है ना, बिल्कुल ओपन में इसका बम फट गया, किसका, रॉबर्ट का। तो रॉबर्ट का बम ओपन में ही फट गया। तो दोस्तों ध्यान रखेंगे रॉबर्ट और ओपन करके कुछ आएगा आप लोगों के एटम बम में, तो रॉबर्ट ओपेनहाइमर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, रॉबर्ट ओपेनहाइमर ऑप्शन नंबर ए। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए हम लोग इतना रखते हैं। आप लोगों को कुछ मैं होमवर्क देता हूं जो हम लोग कल डिस्कस करेंगे। ये है आप लोगों का होमवर्क नंबर 1, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे। ये है होमवर्क नंबर 2, ये है होमवर्क नंबर 3, ठीक है, ये है होमवर्क नंबर 4 और ये है आप लोगों का होमवर्क नंबर 5। तो कल हम लोग इसको कंटिन्यू करेंगे दोस्तों। क्लास की टाइमिंग सेम रहेगी, सुबह 9:30 बजे। और आप लोगों को मैं बता दूं कि जिन भी स्टूडेंट्स का एनटीपीसी ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हो दोस्तों, वो क्लास मिस नहीं करे। डेली 1 PM पे होती है, अनअकैडमी पे बिल्कुल फ्री क्लास होती है। इस क्लास के लिंक मैं आपको कमेंट सेक्शन में दे देता हूं और आप लोगों को यहां पर रैंक भी मिलती है। और दोस्तों आप लोग इस क्लास के लिए क्या करें, मेरी प्रोफाइल को फॉलो कर लीजिए, नीरज जांगेड़ को। आप लोग को यहां पर स्पेशल क्लासेज पे क्लास मिल जाएगी। ठीक है, और दोस्तों जिनका भी पेपर है एनटीपीसी का, वो इस नंबर पे अपने क्वेश्चंस व्हाट्सएप करना ना भूले। और बताएं कोई इच्छा मन में, और बताइए। अरे क्लास के बाद में कमेंट करके आप लोग बता दीजिएगा। और ध्यान रखेंगे दोस्तों, जो भी नए स्टूडेंट हो तो आप लोगों से कोड पूछा जाता है जब आप लोग क्लास में आते हो 1 बजे वाली में, तो नीरज 11 कोड आप लोग लगा दीजिएगा। नीरज 11 से आप लोग मेरे साथ तो जुड़ ही जाएंगे, बाकी के टीचर्स की भी आप लोगों को क्लास दिख जाएगी। और बताओ, सर ये क्वेश्चन आया कल मेरी शिफ्ट में, माइकोलॉजी है ना। हाँ, तो आप लोग का माइकोलॉजी क्या हो जाएगा, स्टडी ऑफ फंगस हो जाएगा। सर 4 PM पे स्पेशल क्लास फिर से लगाओ, करेंगे फिर से भी 1 बजे वाले। आप देखो, हाँ डाल देंगे, PDF डाल देंगे, टेलीग्राम पे भी डाल देंगे। ठीक है
तो दोस्तों आज के लिए इतना रखते हैं, और मैं आपको बता दूं अपनी बेस्ट प्लेटफॉर्म आप लोगों को एसएससी प्रिपरेशन का है अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन। यहां पर आप लोगों को दोस्तों 40,000 घंटे का रिकॉर्डेड कंटेंट मिलता है, 20,000 प्रैक्टिस क्वेश्चंस अवेलेबल है, और हर वीक आप लोगों को 30 से ज्यादा नए बैच मिलते हैं। और दोस्तों जितने भी कोर्सेज है सबका सब्सक्रिप्शन मतलब सबका एक्सेस आप लोग केवल और केवल एक सब्सक्रिप्शन में ले सकते हो, चाहे मेरा पूरा कंप्लीट साइंस का कोर्स हो या किसी का मैथ्स का कोर्स हो, सारे कोर्स आप लोगों को वहां पर मिल जाएंगे। तो एसएससी एग्जाम्स का गेट सब्सक्रिप्शन ले दोस्तों, 24 महीने का 7800 का है, रेफरल कोड लगाओगे नीरज 11 तो ये आप लोग का 7,020 रुपए का पड़ जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना रखते हैं। और दोस्तों रात्रि 11:30 बजे मैं आप लोग को जीके और जीएस दोनों शिफ्ट का मैं एनालिसिस करवाता हूं, तो वो वीडियो आप लोग देखना ना भूलें। तो आज के लिए इतना रखते हैं। थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। बाय बाय।